साल 1600 है। क्वीन एलिजाबेथ आई इंग्लैंड के तख्त पर बैठी है। दुनिया के दूसरी तरफ एक ऐसी जगह जहां धन दौलत और मसालों की कहानियां मशहूर हैं, एक नई ताकत अपना नाम बनाने वाली है। साल के आखिरी दिन लंदन में कुछ एम्बिशियस इंग्लिश मर्चेंट्स इकट्ठा होते हैं। उन्हें क्वीन ने खुद रॉयल चार्टर दिया है, जिससे उन्हें ईस्ट इंडीज के साथ ट्रेड करने का एक्सक्लूसिव राइट मिल गया है। ये कोई मामूली ट्रेडिंग वेंचर नहीं है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म है। एक ऐसी कंपनी जो आने वाले कई सदियों तक इंडिया की किस्मत लिखेगी। शुरुआती सालों में कंपनी का पूरा ध्यान प्रॉफिट कमाने और पेपर, क्लोव्स और नटमेग जैसे मसालों को हासिल करने पर था। ये ऐसे मसाले थे जिनकी यूरोप में कीमतें आसमान छूती थीं। कंपनी की नजर मुगल एम्पायर पर थी, एक ऐसा किंगडम जो बहुत अमीर था और जहां अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज दिखती थी। लेकिन पूरब की ये यात्रा खतरों से भरी थी, अनजान समुद्रों और दुश्मन राइवल्स के बीच से गुजरने वाला एक ट्रेचरस सफर। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी सिर्फ ट्रेड की नहीं है, ये एम्बिशन, पावर और आखिर में कॉन्क्वेस्ट की कहानी है। ये कहानी है कि कैसे यूरोप के कोने में बसा एक छोटा सा आइलैंड नेशन दुनिया की सबसे पावरफुल इंपीरियल फोर्स बन गया। और यह सब शुरू होता है एक चार्टर और पूरब से धन दौलत के सपने से। ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले जहाज 1601 में समुद्र में उतरे। उनका डेस्टिनेशन इंडोनेशियन आर्चिपेलागो के स्पाइस आइलैंड्स। यह सफर खतरों से भरा था। जहाजों पर स्टॉर्म्स आते थे, छोटे डेक्स पर बीमारियां फैलती थीं। कई लोग अपने घर वापस नहीं जा पाए। समुद्र में 6 मंथ्स के मुश्किल सफर के बाद थके हुए सेलर्स आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। लेकिन उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। पोर्चुगीज, जिनके अपने ट्रेडिंग पोस्ट्स थे, इन नए राइवल्स का स्वागत करने वाले नहीं थे। समुद्र में झड़पें हुई। स्पाइसेस के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा था। ईस्ट इंडिया कंपनी को जल्द ही समझ आ गया कि इंडिया में जगह बनाने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं होगी। उन्होंने सीखा कि डिप्लोमेसी, फायर पावर जितनी ही इंपॉर्टेंट है। और इस तरह ट्रेड और पॉलिटिक्स के बीच एक कॉम्प्लिकेटेड खेल शुरू हुआ। जैसे जैसे कंपनी मुगल कोर्ट के अलायंसेस और राइवलरीज के जाल में उलझती गई। साल 1608 ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। कैप्टन विलियम हॉकिंस, एक बहादुर एक्सप्लोरर और चतुर नेगोशिएटर, एम्परर जहांगीर के मुगल कोर्ट में पहुंचे। उनका मिशन कंपनी को इंडियन सॉइल पर परमानेंट ट्रेडिंग पोस्ट बनाने की परमिशन लेना। हॉकिंस, जो चार्मिंग और विटी थे, एम्परर को पसंद आ गए। साल 1613 में कई सालों की नेगोशिएशंस के बाद जहांगीर ने कंपनी को इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर सूरात में एक फैक्ट्री बनाने का राइट दे दिया। ये एक बहुत बड़ा मौका था। इसने इंडिया में कंपनी की परमानेंट प्रेजेंस की शुरुआत की। सूरात की फैक्ट्री में बहुत एक्टिविटी होती थी। इंग्लिश मर्चेंट्स कॉटन, इंडिगो और स्पाइसेस के लिए बार्टर करते थे। ईस्ट से ट्रेजर से भरे जहाज रेगुलरली लंदन वापस जाते थे। उनके होल्ड्स गुड्स से भरे होते थे, जो बहुत वैल्यूएबल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी आखिरकार अपने शुरुआती प्रॉमिस को पूरा करने लगी थी। सेक्शन 4, मद्रास और बॉम्बे का आकर्षण। सूरत में जगह बनाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर नए होराइजन्स पर थी। कोरोमंडल कोस्ट अपने बस्लिंग पोर्ट्स और लुक्रेटिव टेक्सटाइल ट्रेड के साथ उन्हें अट्रैक्ट कर रहा था। 1639 में उन्होंने मद्रास में एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश की, एक छोटा सा फिशिंग विलेज जो आगे चलकर ब्रिटिश इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज में से एक बना। कुछ ही साल बाद 1661 में कंपनी ने बॉम्बे को एक्वायर कर लिया। किंग चार्ल्स II का डावरी गिफ्ट, जो उन्होंने पोर्चुगीज प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रागांजा से शादी करने पर रिसीव किया था। ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी अपने नेचुरल हार्बर और डेक्कन के कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन्स तक इजी एक्सेस के साथ कंपनी के क्राउन का जूल बन गया। मद्रास और बॉम्बे का मिलना कंपनी के फॉर्च्यून्स में एक बड़ा चेंज लेकर आया। अब वो सिर्फ ट्रेडिंग से खुश नहीं थे, अब वो लोकल रूलर्स पर अपना इन्फ्लुएंस डालने लगे, अलायंसेस बनाकर और डिस्प्यूट्स में इंटरफियर करके। एम्पायर के सीड्स बोए जा रहे थे। सेक्शन 5, कलकत्ता ट्रेड से बसा शहर। 1690 में जॉब चार्नॉक, एक एम्बिशियस कंपनी एजेंट, ने हुगली रिवर के दलदली किनारे पर एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाया। यह सेटलमेंट, जिसे शुरू में कलकत्ता कहा जाता था, कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर बन गया। कलकत्ता जल्दी ही फ्लरिश होने लगा। इसके वेयरहाउसेस जूट, मसलिन और सिल्क से भर गए।
फोर्ट विलियम एक मजबूत फोर्ट्रेस जो कंपनी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, मार्शेस से ऊपर उठा। ये सिटी मर्चेंट्स, एडवेंचरर्स और फॉर्च्यून सीकर्स को दुनिया भर से अट्रैक्ट करता था। लेकिन कलकत्ता की प्रॉस्पेरिटी की नींव कमजोर थी। मुगल एम्पायर, जो कभी स्टेबिलिटी का सोर्स था, अब क्रम्बल हो रहा था। राइवल यूरोपियन पावर्स इस अपॉर्चुनिटी को देखकर कंपनी के डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए तैयार थे। इंटेंस राइवलरी और कॉन्फ्लिक्ट के लिए स्टेज सेट हो गया था। सेक्शन 6, पावर का बदलता रुख। जैसे जैसे 18th सेंचुरी शुरू हुआ, मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा। रीजनल पावर्स सेंटर की वीकनेस को देखकर अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने लगे। मराठास, एक पावरफुल हिंदू कन्फेडरेसी, वेस्ट में पावरफुल बन गए, जबकि ईस्ट में बंगाल के नवाब्स, जो मुगल एम्पायर के सबऑर्डिनेट थे, किंग्स की तरह रूल करने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी इस चेंज के दौर में लोकल पावर स्ट्रगल्स में फंसती चली गई। अब वो सिर्फ अपने ट्रेडिंग इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने से खुश नहीं थे, वो इंडियन पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल प्ले करने लगे, अपने फेवरेट रूलर्स को सपोर्ट करके और इवेंट्स को अपने एडवांटेज के लिए मैनिपुलेट करके। इंटरवेंशनिज्म का ये नया एरा रिस्क से भरा था। कंपनी की एम्बिशंस ने उन्हें बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के अगेंस्ट ला खड़ा किया, एक प्राउड और इंडिपेंडेंट रूलर जो उनके ग्रोइंग इन्फ्लुएंस से नाराज था। ऐसे शोडाउन के लिए स्टेज सेट हो गया था जो बंगाल की फेट डिसाइड करेगा और इंडियन हिस्ट्री का कोर्स बदल देगा।